नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं या यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की भर्ती आ चुकी है। यूपीएसआई और यूपीपी की वैकेंसी आगामी 1-2 महीने में आने की पूरी संभावना है। यदि आप इन एग्जामों को देने वाले हैं तो कांस्टेबल में हिंदी के 38 सवाल पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में हिंदी से 40 सवाल पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी में हिंदी के 20 सवाल पूछे जाते हैं। यदि इन एग्जामों में आप हिंदी में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। आज से हम अपने चैनल पर हिंदी की जो है क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो चैप्टर है भाषा विज्ञान, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, गारंटी है, आपसे वादा है, यदि आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेंगे तो आपके हिंदी में के पूरे मार्क आ जाएंगे। केवल आपको करना क्या है, शुरू से अंत तक वीडियो को लगातार देखना है और वीडियो को देख करके नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। ये मेरा वादा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया, आपका हिंदी से एक भी सवाल गलत होने वाला नहीं है। बस आपको वीडियो को देखना है और आपको नोट्स बना करके रिवीजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है हिंदी में, वो भाषा विज्ञान पर आधारित है। उसमें हम लोग देखेंगे कि हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या प्राचीन समय में हिंदी भाषा बोली जाती थी? दोस्तों, क्या आज से 2000 या 3000 साल पहले हिंदी भाषा का प्रचलन इंडिया में था? तो इसका आंसर होगा नहीं। हमारे यहाँ इंडिया में सबसे प्राचीनतम समय में बोले जाने वाली जो भाषा थी संस्कृत थी। उसी संस्कृत से अन्य भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है, इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की आदि जननी कहा जाता है। तो हमारा चैप्टर है भाषा विज्ञान, जिसमें हम हिंदी की बोलियां, अपभ्रंश और हिंदी के अलावा जो अन्य भाषाएं हैं उनका जन्म किस समय पर हुआ, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है भाषा विज्ञान। ठीक, इसमें हम देखते हैं भाषाओं का कालक्रम। देखिए, पुराने समय में अगर आप इतिहास को पढ़े होंगे, प्राचीन इतिहास को पढ़े होंगे, तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे और जब आर्यों का भारत में आगमन होता है तो आर्यों की भाषा संस्कृत मानी जाती है। ठीक है, प्राचीन समय में हमारे इंडिया में जो भाषा बोली जाती थी वो भाषा थी संस्कृत, सबसे पुराने समय में। ठीक है, और संस्कृत में भी दो होता है। संस्कृत में एक होता है वैदिक संस्कृत और एक होता है लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है। 1000 ईसा पूर्व तक का है। और जो लौकिक संस्कृत का काल है वो 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का काल है। ठीक, अब दोस्तों इसके आगे जो भाषा विकसित होती है वो भाषा का नाम है पाली। पाली भाषा का जो कालक्रम है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विकसित होती है प्राकृत का जो काल है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का समय है। अब प्राकृत के बाद क्या आता है? अपभ्रंश का जो दोस्तों काल है वो 500 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक का काल है। उसके आगे आती है अगली भाषा हमारी अवहट का जो काल है 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक का काल है। और इसके अवहट के बाद हमारी जो आती है प्राचीन हिंदी। अवहट के बाद जिस भाषा विकास होता है वह है प्राचीन हिंदी। और प्राचीन हिंदी का जो काल है वो 1100 से लेकर के और 1400 ईस्वी तक का है। ठीक है, इस पर आता है आधुनिक हिंदी। तो आधुनिक हिंदी का जो काल है वो 1850 से लेकर के अब तक है। ठीक दोस्तों, किसी भी भाषा का जो विकास है वो क्षणिक रूप से नहीं होता है, बल्कि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी भाषा का विकास होता है। हमारे देश में प्राचीन समय में आर्यों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी, आर्य मतलब हमारे वंशज, अति प्राचीन समय में आज से लगभग 3500 साल पहले अगर आप देखेंगे, लगभग 1500 या 1600 ईस्वी के आसपास आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने वैदिक सभ्यता की निर्माण किया और उनकी भाषा होती थी संस्कृत। अब संस्कृत में
भिन्नता देखी गई तो देखा गया कि संस्कृत के बाद वैदिक संस्कृत का विकास हुआ, लौकिक संस्कृत। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो वेद जिस जिस संस्कृत में वेद लिखे गए हैं उसको बोला था वैदिक संस्कृत, और वेद क्या है, देवताओं के द्वारा बोले गए कथन जो हैं वही संकलित कर दिए गए हैं वेद में। तो देवताओं की भाषा चूंकि संस्कृत होती थी, इसलिए जो जो संस्कृत भाषा वेद में लिखा गया है उस लैंग्वेज को बोलते हैं वैदिक संस्कृत। और जो हमारे यहाँ इंडिया में या धरती पर जो आम मानव के द्वारा जो संस्कृत का प्रयोग किया गया उसको बोला गया लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का काल है 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का काल है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ध्यान दीजिएगा, पहले इंडिया की सबसे प्राचीनतम भाषा यह है संस्कृत, सबसे प्राचीनतम भाषा है, इंडिया की सबसे पुरानी भाषा है, ठीक, संस्कृत। फिर विकास हुआ वैदिक वैदिक संस्कृत का, फिर लौकिक संस्कृत, फिर इसके बाद समय बीतता गया तो हमारा पाली भाषा। अब चूंकि देखिए एक समय था जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ, तो उस समय इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनकी भाषा होती थी संस्कृत, लेकिन जो आम नागरिक होते थे उनकी भाषा होती थी पाली। तो महात्मा बुद्ध ने जानबूझकर पाली भाषा में उपदेश इसलिए दिया क्योंकि जो अनपढ़ हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको ज्ञान, जीवन का वास्तविक ज्ञान समझाना है और बताना है, तो उनकी भाषा पाली होती थी। इसलिए सरल भाषा में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया, उपदेश दिया, जिससे जो व्यक्ति अज्ञानी है वो ज्ञान प्राप्त कर पाए। इसलिए पाली को बौद्ध की भाषा भी बोलते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध के द्वारा पाली भाषा में ही ज्यादातर उपदेश दिए गए हैं। अगला जो आपका है पाली का समय जान लीजिए 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक का है। और अगला फिर जो अगली भाषा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं प्राकृत। प्राकृतिक में जैनों ने अपना उपदेश दिया, महावीर स्वामी जैसे लोगों ने उपदेश दिया हुआ है, इसलिए इसको जैनियों की भाषा बोलते हैं। इसका समय 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का है। उसके बाद अपभ्रंश। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो अपभ्रंश है ये 6 भागों में पड़ जाता है, अपभ्रंशों की संख्या 6 है। और अपभ्रंश का जो काल है 500 से लेकर के 900 ईस्वी तक का समय है। और जो अवहट्ट का काल है वो 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक का काल है। ध्यान दीजिएगा, जो अवहट्ट का काल है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच का समय, इसको संक्रांति काल, इसको संक्रांति काल, संक्रांति काल या संक्रमण काल कहते हैं, संक्रमण काल कहा जाता है, ठीक। अवहट्ट के काल को संक्रमण काल कहा जाता है, 900 से 1100 ईस्वी। और हिंदी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। हिंदी हमारे देश में 1100 ईस्वी के आसपास बोलना शुरू हुआ। तो प्राचीन हिंदी का जो समय है 1100 से लेकर 1400 ईस्वी तक का समय है, जबकि आधुनिक हिंदी का जो समय है वो 1850 से लेकर के अब तक का है। तो भाषाओं का कालक्रम आपको ये रट लेना है। संस्कृत सबकी जन्मदाता, इसलिए संस्कृत को बोलते हैं आदि जननी, इसलिए बोला जाता है आदि जननी, सभी भाषाओं की आज जननी बोला। तो सभी भाषाओं का विकास संस्कृत से ही हुआ है, चाहे वो वैदिक संस्कृत हो, चाहे लौकिक संस्कृत, चाहे पाली, चाहे प्राकृत। अब यहाँ कुछ जो ध्यान देना है, जो पाली है, पाली भाषा, ये बौद्धों की भाषा तो है ही, क्योंकि इसमें बौद्धों ने बहुत सारे उपदेश दिए। बौद्धों की भाषा तो है ही, साथ ही साथ इसको हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, प्रथम प्राकृत कहते हैं। और जो आपका प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा, इसको बोलते हैं द्वितीय प्राकृत, द्वितीय प्राकृत बोलते हैं। और इसको जैनों की भाषा बोलते हैं, जैनियों की भाषा। अगले जो हमारा है अपभ्रंश, अपभ्रंश, इसको तृतीय प्राकृत बोलते हैं, तृतीय प्राकृत बोलते हैं, तृतीय प्राकृत बोलते हैं इसको। तो इतना आप, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका भाषा का विकास क्रम है। सबसे पहले संस्कृत भाषा बोली थी, प्रचलन में थी, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन हिंदी, फिर हिंदी। तो ये आशा करते हैं आपको समझिए, ये एक सीक्वेंस रख लीजिएगा, सीक्वेंस सवाल बनता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अपभ्रंश की जो संख्या है वो है 6। कौन कौन से अपभ्रंश हैं और उनसे कौन कौन सी बोलियां निकली हुई हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी को इतना समझ में आएगा, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए हम देखते हैं इसके आगे अपभ्रंश के बारे में। तो जो अपभ्रंश की संख्या है, अपभ्रंश की जो संख्या है उनकी संख्या है 6, ठीक। अब यहाँ पर जो अपभ्रंश हैं 6 हैं। अपभ्रंश की संख्या 6 है। पहला अपभ्रंश जो है सौरसेनी है, 1 सौरसेनीय अपभ्रंश, 2 सौरसेनीय अपभ्रंश, 3 सौरसेनीय अपभ्रंश, 4 सौरसेनीय अपभ्रंश, 5 सौरसेनीय अपभ्रंश, 6 सौरसेनीय अपभ्रंश, 7 सौरसेनीय अपभ्रंश, 8 सौरसेनीय अपभ्रंश, 9 सौरसेनीय अपभ्रंश, 10 सौरसेनीय अपभ्रंश, 11 सौरसेनीय अपभ्रंश, 12 सौरसेनीय अपभ्रंश, 13 सौरसेनीय अपभ्रंश, 14 सौरसेनीय अपभ्रंश, 15 सौरसेनीय अपभ्रंश, 16 सौरसेनीय अपभ्रंश, 17 सौरसेनीय अपभ्रंश, 18 सौरसेनीय अपभ्रंश, 19 सौरसेनीय अपभ्रंश, 20 सौरसेनीय अपभ्रंश, 21 सौरसेनीय अपभ्रंश, 22 सौरसेनीय अपभ्रंश, 23 सौरसेनीय अपभ्रंश, 24 सौरसेनीय अपभ्रं
इससे जो भाषाएं निकली हुई हैं उस भाषा का नाम है राजस्थानी। इसका नाम, इसमें और निकला हुआ है गुजराती। इससे और भाषा निकली हुई है पहाड़ी। अब पहाड़ी कहीं कहीं खस से भी माना जाता है, खस माना जाता है, ये खस उपभ्रंश से निकला हुआ है, लेकिन खस जो है ये खुद ये सौरसेनी से संबंधित, इसलिए हम पहाड़ी को सौरसेनी मानते हैं। अगली जो एक भाषा और आपका है वो आपका पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक। अगला जो आपका भ्रंश है पैसाची है, पैसाची, पैसाची भ्रंश से दो भाषा निकली है, एक है पंजाबी और एक है लहदा। अगला आपका जो भ्रंश है उसका नाम है ब्रांचड़, ब्रांचड़, ब्रांचड़ से केवल एक भाषा निकली, इसका नाम है सिंधी, सिंधी भाषा। अगली जो अगला जो अपभ्रंश है उसका नाम है मागधी, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से निकली हुई चारों भाषाएं, कौन सी? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अगला है महाराष्ट्री, महाराष्ट्री से निकला है केवल एक उपभाषा मराठी। अगला है आपका अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी निकला केवल एक उपभाषा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ध्यान दीजिएगा, ये आपको 6 अपभ्रंश ध्यान देना है। सौरसेनीय अपभ्रंश है पैसाची, ब्रांचड़, मागधी, महाराष्ट्रीय, अर्धमागधी। 6 अपभ्रंश हैं और इनसे कुछ उपभाषाएं निकली हुई हैं। ये उपभाषाएं सभी के सभी हिंदी से संबंधित नहीं है। इसमें देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी से संबंधित कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं, तो आप केवल इतना बताएंगे, हिंदी से संबंधित राजस्थानी है, गुजराती संबंधित नहीं है, पहाड़ी संबंधित है, ये संबंधित हिंदी से है, ये संबंधित है, पश्चिमी हिंदी संबंधित है, पंजाबी, लहदा हिंदी संबंधित नहीं, अलग भाषा है ये, सिंधी भी नहीं है, बिहारी हिंदी संबंधित है, बांग्ला, उड़िया, असमिया हिंदी संबंधित नहीं है, महाराष्ट्रीय संबंधित नहीं है, पूर्वी हिंदी हिंदी से संबंधित है। तो बिहारी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, ये 5 ऐसे उपभाषाएं हैं जो हिंदी के अंतर्गत आती हैं और हमें यही पढ़ना हुआ है। आपको ये याद कर लेना है कौन से उपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली हुई है। जैसे सवाल ये बन सकता है कि मराठी उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो सीधे बताना है महाराष्ट्री। और आधा सवाल बन सकता है पूर्वी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो अर्धमागधी। देखिए मागधी मतलब मगध, मतलब बिहार, तो सीधे आपको याद रहेगा बिहारी, ठीक है। अर्धमागधी मतलब आधा मगध, मतलब बिहार के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश है, तो आधा मगध पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी जो भाषाएं है वो छत्तीसगढ़ और यूपी की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अवधी, ठीक है। सौरसेनी निकला हुआ है सूरसेन जनपद से, सौरसेनी से निकली हुई राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको रटना है लिख करके कि कौन सी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली हुई है। इसके आगे चलिए देखते हैं आगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाना है, यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाना है ऐसे करके। आपको एक कॉलम बनाना है यहाँ पर अपभ्रंश का, अपभ्रंश का एक कॉलम बनाना है आपको उपभाषा का, और एक कॉलम यहाँ बनाना है आपको बोली का, ठीक है। तो अपभ्रंश यहाँ लिखेंगे सौरसेनी, सौरसेनी, ठीक है। और भाषा लिखेंगे यहाँ पर राजस्थानी। और राजस्थानी भाषा में कौन कौन बोली आएंगी? जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, 4 बोलियां इसमें आती है। जयपुरी का नाम क्या है? ढूंढाड़ी है, जयपुरी का नाम ढूंढाड़ी है। ऐसे सवाल बनते हैं कई बार, तो ध्यान रखिएगा, जयपुरी का नाम है ढूंढाड़ी, ठीक। उसके आगे अगला अगला जो है सौरसेनी ही रहेगा। यहाँ पर वो भाषा हो जाएगी पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? इसमें आती हैं बोलियां 5 है, जैसे कि ब्रज, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, हरियाणवी और बुंदेली, बुंदेली।
तो जो जो यहाँ हरियाणवी है इसका एक नाम और है बांगरू। या भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ये सवाल पूछा गया था किस बोली का नाम बांगरू है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। खड़ी बोली जो है, ये खड़ी बोली हिंदी का आदर्श रूप है। ठीक है, इतना सब जानते रहिएगा। अगला जो हमारा है वो सरसनी ही रहेगा, और यहाँ लिखेंगे हम पहाड़ी। पहाड़ी में कौन कौन बोली आएगा? नेपाली, ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली। गढ़वाली, ठीक। इसमें केवल 3 बोलियां हैं। अगला जो हमारा है वो अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, और यहाँ वो भाषा होगी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कौन कौन बोलियां? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ठीक। उसके आगे हमारा है मागधी अपभ्रंश, मागधी। और मागधी में आएगा बिहारी भाषा, बिहारी। उसके बाद अगला है बिहारी में कौन कौन रहेगा? भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक। तो ये 18 बोलियां हैं। इसमें 4 हो गया जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, 4 बोली इसमें हो गया। 5 इसमें हो गया ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। 5 इसमें, 5 4 9 हो गया, 9 3 12, नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली 12 हो गया, 12 3 15, 15 3 18। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 18 बोलियां आपकी हैं, और यहाँ 5 उपभाषाएं हैं। अभी मैंने आपको बताया था अब कौन से अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली हुई है। यहाँ पर केवल 5 ऐसी उपभाषाएं जो हिंदी से रिलेटेड हैं, जैसे राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। ध्यान दीजिएगा, सरसनी से जो निकली हुई भाषा है गुजराती, उसका संबंध किसी भी तरीके से हिंदी से नहीं है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। मराठी का संबंध हिंदी से नहीं है, आपका पंजाबी और लहंदा का संबंध हिंदी से नहीं है, सिंधी का संबंध हिंदी से नहीं है, बांग्ला, उड़िया, असमिया का संबंध हिंदी से नहीं है। तो ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। केवल 5 ऐसी उपभाषाएं हैं जो हिंदी से संबंधित हैं, और 18 बोलियां हैं जो हिंदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके आगे कुछ चीजें और बची हुई हैं उसको देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हिंदी का कालक्रम देखते हैं। हिंदी का कालक्रम, हिंदी का कालक्रम अगर देखेंगे तो जो प्राचीन हिंदी बोला जाना शुरू हुआ, प्राचीन हिंदी, तो उसका कालक्रम है 1100 से लेकर 1400 ईस्वी तक। अगर मध्यकालीन हिंदी को देखें हम, मध्यकालीन हिंदी, तो 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। अगर आधुनिक हिंदी को हम देखें, आधुनिक हिंदी को देखें तो 1850 से और अब तक है। दोस्तों, प्राचीन हिंदी में त्रुटियां बहुत ज़्यादा थी, प्राचीन हिंदी में गलतियां बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और थोड़ा सा उसका तरीका बोलने का अलग होता था। जैसे कि पुराने ज़माने में आदमी या मम्मी पापा या कोई और अभिभावक सिखाते थे कि यदि भैया आपसे कोई बड़ा अगर है तो उसको आप बोलना है, और छोटा है तो उसको तुम बोलना है। लेकिन वर्तमान में आप लोग देख रहे हो कि छोटे को भी आप बोलते हैं और अपने से बड़े को भी आप बोलते हैं। तो भाषा में जो सुंदरता आई हुई है, ये थोड़ा सा शुद्धिकरण किया गया है, मानकीकरण किया गया है, उसी को बोलते हैं आधुनिक हिंदी। और इसलिए इसका नाम है आधुनिक है या फिर मानक है, मानक हिंदी। मानक हिंदी जब भाषा में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, शुद्धिकरण किया जाए, तो उसको मानक हो जाता है। इसमें अब मानक हिंदी में बहुत सारी विशेषताएं थोड़ी प्राचीन से अलग है। जैसे कि वही बताया मैंने आपको कि बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको हम आप ही बोलेंगे, जिससे भाषा में सुंदरता थोड़ी बढ़ती है। और इसका ये रहा कालक्रम। ठीक है, इसकी अगली क्लास में आपको हम बताते हैं। ठीक है, कुछ चीजें बच गई हैं, जैसे कि कौन कौन से भाषा परिवार इंडिया में है, भारोपीय परिवार क्या है, भाषा की इकाई क्या है, सब आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है, जो हमारी हिंदी है ये स्वयं फारसी भाषा का शब्द है, और इसका हिंदी का जो नाम, बात समझिएगा, जो हमारा इंडिया है, इंडिया, यहाँ पर एक नदी बहती है, सिंधु नदी, तो उधर से ईरानियों के द्वारा, यूनानी जो इंडिया में आए थे, उनके द्वारा हिंदी का नामकरण किया गया। ठीक है, किस तरीके से? फारसी में उनकी भाषा होती थी, फारसी, उनकी भाषा फारसी हुआ करती थी, जिसमें हमारे यहाँ हिंदी में जो सा है वो लोग उसमें प्रोनाउंसिएशन करते थे हा में।
तो उनको जब पता चला कि ये सिंधु नदी है, उन्होंने इसको हिंद बोला और भारत को हिंदुस्तान कहा। तो भारत को हिंदुस्तान उन्होंने कहा। और जिस तरीके से चाइना की भाषा चाइनीज, बिहार की भाषा बिहारी और महाराष्ट्र की भाषा मराठी, ठीक है, नेपाल की भाषा नेपाली, उसी तरीके से यूनानियों ने कहा कि हिंदुस्तान की भाषा अर्थात हिंद की भाषा हिंदी रहेगी, ठीक है। तो इसका जो नामकरण है वो यूनानियों की देन है। उनकी भाषा फारसी होती थी, इसलिए फारसी का शब्द ये हिंदी है, ठीक है। हिंदी स्वयं में फारसी भाषा का शब्द है। तो ये आप रट लीजिएगा। इसके आगे चीजें फिर आपसे मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद।